हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज हम मैराथन क्लास कर रहे हैं चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट पे। हम लाइन वाइज करेंगे सारे टॉपिक। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का ये सब हम लाइन वाइज जितने भी हमारे टॉपिक हैं सारे कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के चाहे आप मैच करके देख लेना सिलेबस के साथ। मैंने आपको ये वाली जो वीडियो है उसमें सारे टॉपिक आपको एक लाइन वाइज कवर अप किए हैं, जो जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, और एक रिविजनरी वीडियो है जिसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा इसका। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलो हम आज देखते हैं सबसे पहले मीनिंग कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, द वर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट्स चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मूव्स टूवर्ड्स मैच्योरिटी। डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रोथ के साथ साथ जो अपनी पूरी बॉडी में जो डेवलपमेंट होती है। देखो, अब सबसे पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए दो चीज़ों का, क्या क्या चीज़ है वो। एक ग्रोथ है, आपको पता होनी चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है। दूसरा कंसेप्ट आपको डेवलपमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है जिसमें हमारी सिर्फ फिज़िकल मतलब जो फिज़िकल से रिलेटेड हम जो चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी आर्म, मतलब कुछ लेग, मतलब जो हमारी बॉडी पार्ट्स जो फिज़िकली हम चेंज होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? ग्रोथ। जिसमें हमारी क्या आ जाती है? ग्रॉस मोटर स्किल्स आ जाती है, फाइन मोटर स्किल्स आ जाती है। मतलब क्या है, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूडेड होती है। ग्रोथ के साथ साथ जैसे हम कह देते हैं कि हमारी मतलब कि डेवलपमेंट हो रही है, हमारा माइंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, हम आसपास को देख के हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, हम महसूस कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही है, हम समझ पा रहे हैं। मतलब कि फिज़िकली डेवलपमेंट के अलावा जो हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हम एक मैच्योरिटी लेवल आ रहा है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम चीज़ें समझने लगे हैं, हमारे अंदर न्यू न्यू एबिलिटीज़ आने लगी हैं। उन सब चीज़ों की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ये आ गया अभी हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरेशन एंड लर्निंग। की मैच्योरेशन एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? देखो, इन्होंने एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। इन्होंने एक एग्जांपल ये एक स्टूडेंट की, जैसे सूफ़ी की बात कर दी है। जो सूफ़ी है वो 8 मंथ का है, मतलब अभी 8 मंथ का हुआ है, एंड हर मदर क्रॉलिंग बिहाइंड हर। वो अभी 8 महीने का बच्चा क्या है, क्रॉलिंग करने लगता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रुड़ने लगता है। ठीक है, अगर वो रुड़ रहा है तो उसके पीछे उसकी मम्मी भी रुड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो उसको थोड़ा डेवलप करना चाहती है, उसको आगे तक लेके जा रही है। मतलब जो ये फीलिंग आ रही है जिस मोमेंट में एक मदर अपने बच्चे को क्रॉलिंग करते हुए देख रही है, उसको क्रॉलिंग करवा रही है, उसके पीछे पीछे भाग रही है, जो ये मोमेंट की जो हैप्पीनेस मिल रही है, मतलब जो वो बस जो बच्चा है वो क्रॉलिंग करता हुआ वो खुश होती है, क्लैप करती है, उसको हग करती है, उसके पीछे पीछे जाती है, उसको जो ये हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि वो एक मैच्योरेशन लेवल पे होती है। क्या होती है? एक मैच्योरेशन लेवल पे होती है, जिसको क्या कह देते हैं कि मैच्योरेशन। क्यों? क्योंकि एक मदर क्या होती है, फुली मैच्योर होती है, उसको पता होता है कि उसको क्या करना क्या नहीं। वो अपने एक बच्चे को बढ़ते हुए जब देखते हैं, उसको जो खुशी आती है वो एक मैच्योरेशन की सिचुएशन में आती है। ठीक है, लेकिन अब लर्निंग क्या होता है? लर्निंग में होता है, हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की। लर्निंग में किसकी बात कर रहे हैं हम? चिल्ड्रन की। जैसे कि चिल्ड्रन है, पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर उस क्या करता है? बैठना सीखता है, मतलब बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, क्रीपिंग करता है, वॉकिंग करता है। ये सब क्या है? जब वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ सीखता है, सीखते सीखते आगे बढ़ता है, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? लर्निंग बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी लर्निंग में। तो ये हमारी मैच्योरेशन एंड लर्निंग में डिफरेंस था। ठीक है, ये अभी फ्रेंड्स मैं आपको ये वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बोर ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक में हटकर चेंज करती रहती हूँ। चलो आगे चलते हैं अब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम हेरिडिटी से समझते हैं। हेरिडिटी आप सबको पता है कि जो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से, हमारे पेरेंट्स से, दादे परदादे से, आगे से जो हमें जीन्स प्रोवाइड होते हैं, वो हम जीन्स की फॉर्म में जो हमें गुण मिलते हैं वो क्या होते हैं? हमारी हेरिडिटी होते हैं। और इन्वायरमेंट क्या होते हैं? हमारी सोशल।
कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में आसपास के लोगों से मिलने के बाद जो हमें गुण मिल रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो जो नए हम रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, उनसे जो सीख रहे हैं, वो सब हमें किस चीज़ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस सब की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक ओवरव्यू है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से करवा रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के नहीं समझा रही, अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। और अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, पेपर में पूछा ही जाता है, डेवलपमेंट किसके इक्वल होते हैं। डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीपल होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट को, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में कि डेवलपमेंट किसके इक्वल होती है। डेवलपमेंट किसके इक्वल होती है, आपको पूछ लेंगे। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में प्लस का साइन डाल लेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, तो आपको पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से वाला आपको कौन सा सही है। डेवलपमेंट किसके इक्वल होती है, डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, while nature is the genetic predisposition or biological makeup of an individual, nurture is the physical world that influence the nature। इन्होंने क्या कहा है, अभी नेचर और नर्चर में डिफरेंस बताया है। नेचर क्या होती है, हम कह देते हैं कि इसका स्वभाव इसके पेरेंट्स के ऊपर है, इसका स्वभाव थोड़ा सा हम कह देते हैं कि ये अपने मम्मा पे गया है, ये अपने पापा पर गया है। नेचर इस टाइप से जो हमें जीन से मिलती है, जो हेरिडिटी से मिलती है। ठीक है, नर्चर क्या होती है कि जो हम अपने इन्वायरमेंट के आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, वो चीज़ का क्या आ जाती है, हमारी नर्चर आ जाती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, नेचर एंड नर्चर में। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव चेंज होती है, और डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव। क्यों, क्योंकि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, हमारी फिजिकल में चेंज होना, जैसे हाइट, वेट, साइज, इंटरनल ऑर्गन में। ठीक है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो हमारी ओवरऑल जी हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी जो मेंटली, जो हमारी साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ों के साथ साथ ग्रो करती है, वो क्या आ जाती है, हमारी डेवलपमेंट आ जाती है। ठीक है, अब डेवलपमेंट भी कई टाइप से होती है, अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट की। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में आपको पता ही कि बॉडी के फिजिकली पार्ट इंक्रीज होते हैं, जैसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं हाइट एंड वेट कैसे डेवलप कर रहा है इसमें। हाँ, अभी देखो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रॉस में आपको एग्जांपल्स दे देंगे और फाइन में। अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, जिसमें एक बच्चा है, आपको एग्जांपल के देती हूँ, चाइल्ड है, चाइल्ड अपने पूरे हैंड्स को यूज़ करके, जैसे हमने उसको खेलने के लिए कोई रैटल सेट दे दिया या कोई आपको डॉल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, डॉल प्रोवाइड कर दी तो उसने दोनों, ये उसके दोनों हैंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों हैंड्स के साथ क्या किया, एक उस डॉल को पकड़ा, मतलब ऐसे नहीं कि पूरी डॉल को पकड़ रहा है, पूरे दोनों हैंड्स को यूज़ करके, तो वो क्या आ गई, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या आ गई, ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, उसकी जो पतली पतली जो उसकी मेन आगे की मांसपेशी होती है, जैसे कि हम क्या कह देते हैं इसमें, उसकी फिंगर्स की बात करते हैं। पहले वो फुल हैंड की यूज़ कर रहा था, अब हम क्या कह रहे हैं, वो फिंगर्स को यूज़ कर रहा है। फिंगर्स में क्या हो रहा है कि वो डॉल को अपनी उंगलियों के साथ पकड़ रहा है, मतलब, या फिर हम एक पेन की एग्जांपल ले लेते हैं, वो दोनों हैंड के साथ जो पेन पकड़ रहा था, तब वो उसकी ग्रॉस डेवलपमेंट थी। जब उसने पेन को एक फिंगर्स के साथ पकड़ कर लिखना, राइटिंग स्टार्ट की, जब वो राइटिंग स्टार्ट कर रहा है पेन को यूज़ करके, तो उससे उसकी क्या हो रही है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस में वो फुल चीज़ को पकड़ता है, दोनों हाथों के सहारे पकड़ता है, और फाइन में उसकी बारीक से बारीक जो मसल्स हैं वो क्या होती है, इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, जैसे जिसमें वो क्या करता है, पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइन मोटर स्किल्स में कि मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल्स है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, वॉकिंग, ठीक है, जंपिंग, राइटिंग एंड कैचिंग। इनमें से आपका फाइन मोटर स्किल्स कौन सा है, राइटिंग, क्योंकि वो
एक दोनों चीज़ों को पकड़कर आपको वो लिख रहा है, मतलब वो हमारी मेन मसल्स इम्प्रूव कर रही हैं। आप देखो जो ग्रॉस में है वॉकिंग, वो बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ इम्प्रूव हो रही हैं, वॉक कर रहा है, जंप कर रहा है, कैच कर रहा है। लेकिन जब वो पेंटिंग करता है, ब्रश को बहुत बारीकी से पकड़ता है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। जब वो राइटिंग करता है, पेन को बहुत अच्छे से पकड़ता है, ये वाली। जब वो ड्राइंग करते हैं, इन सब चीज़ों से उसके क्या हो रही है, फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी हमारी टाइप, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब हमारी मेंटल से रिलेटेड डेवलपमेंट है कि एक चाइल्ड है वो कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब कि एक इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहा है कि उसकी जो कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें हम वो 5 सेंसरीज, हमारी कौन सी वो 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सीइंग, लिसनिंग, सुनना, टचिंग, किसी चीज़ को महसूस करना, स्मेलिंग, सूंघना और टेस्टिंग। हमारी ये 5 इंद्रियां हैं जो 5 सेंसेस है वो इम्प्रूव कर रही हैं। वो उस चीज़ से हमारी रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रही है वो कौन सी डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। फिर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारे इमोशंस जो अलग अलग स्टेजेस पे इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड इम्प्रूव हो रहा है, 5 साल में बच्चे के इमोशंस कुछ थे, 7 में कुछ थे, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, जो उसके इमोशंस में डेवलपमेंट आ रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन सा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कम्युनिकेशन करता है लोगों के साथ, मदर के साथ, समाज में जाता है, बोलता है, तो उससे उसकी क्या हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, फिर क्या आता है नेक्स्ट, मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है कि उसके एथिक्स क्या है, मतलब एक बच्चा जो समाज में रह रहा है, वो समाज में रहने के बाद किस तरह से, मतलब उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, वो उसको गुड एंड बैड में पता होना चाहिए कि गुड क्या है, बैड क्या है। ठीक है, उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, और उसको वो जज करना चाहिए कि उसको क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उसको सारी वो चीज़ें सिखाना, उसमें मॉरल डेवलपमेंट करना है। इस टाइप से उसके क्या आ गई, ये 5वीं मॉरल डेवलपमेंट आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था कि क्या क्या हमारी डेवलपमेंट्स होती हैं, कि उसकी किस टाइप की डेवलपमेंट्स होती है। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन को, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं 0 से 2 वीक की। देखो, एक मदर क्या होती है, जब कंसीव करती है, कंसीव से लेकर बेबी होने तक का जो स्टेज पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्री नैटल स्टेज को क्या बोलते हैं, प्री नैटल स्टेज बोलते हैं। मतलब कि उस टाइम पीरियड में अभी जब बेबी नहीं होता, बेबी से पहले वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, प्री नैटल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री नैटल स्टेज बोलते हैं। प्री नैटल स्टेज में भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। जैसे हम बात करते हैं 0 से 2 वीक की, जो प्रेगनेंसी होती है उसके जो पहले 2 वीक्स होते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल। क्या बोलते हैं, हम जर्मिनल बोलते हैं। 3 to 8 वीक को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉइक सिचुएशन बोलते हैं, एम्ब्रॉनिक सिचुएशन बोलते हैं 3 to 8 वीक्स को, जिसमें क्या होते हैं, उसके कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। जैसे कि उसका फेराब्रेल हो रहा है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसका क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 9 वीक वर्थ, जिसमें वो पूरी तरह उसकी बॉडी बन जाती है, और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटल बोलते हैं। प्री नेटल स्टेज में भी 3 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, आपको अच्छे से याद करवा रही हूँ। 0 से 2 वीक को जर्मिनल बोलते हैं, 3 to 8 वीक को एम्ब्रॉनिक सिचुएशन बोलते हैं, और 9 वीक से बर्थ तक की जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैटल बोलते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, अब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ की सारी सिचुएशंस डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पहले कौन सा आ रहा है, प्री नैटल पीरियड। आपको अभी बताया प्री नैटल पीरियड क्या होता है, कंसीव से लेकर बर्थ तक की जो मदर की सिचुएशन होती है उसको हम प्री नैटल पीरियड बोलते हैं। आफ्टर बर्थ, जब बच्चा होता है, बर्थ से लेकर 2 साल तक बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंसी या टॉडलरहुड। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, पहले सपोर्ट के साथ बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वॉकिंग करता है, फिर खुद वॉक करता है। तो इस तरह से अलग अलग सी सिचुएशन आती है। ठीक है,
फिर अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी सिचुएशन आती है, अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या है 2 to 6 ईयर कि बच्चा सीखता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर मिडल चाइल्डहुड आ जाता है 6 to 11 ईयर, आपको ये याद करना पड़ेगा टाइम पीरियड। फ्रेंड्स मैं आपको जो टाइम पीरियड बता रही हूँ, देखो अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने अलग अलग ही बताए होंगे, लेकिन मैंने आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा करेक्ट करके लेकर आई हूँ। आपको ये डाटा बेस्ड ही आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा है आपके लिए जो कलेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि कई लोग यहाँ पे डाटा में कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे 6 to 12 लिख देते हैं, आगे 12 to 18 या 20 अलग अलग डाटा अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इस पे जो बेसिस पे जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा है वो लेकर आई हूँ, ठीक है मैं आपके लिए। मिडल चाइल्डहुड में 6 to 11 ईयर होता है, आगे एडोलेसेंस आती है, एडोलेसेंस में 11 to 20 ईयर काउंट होता है, कोई कोई 11 to 18 भी लिख देता है, वो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ली एडल्टहुड, उसमें 20 to 40 या 18 to 40 ईयर काउंट किया जाता है, मिडल एडल्टहुड में 40 to 60 और लेटर एडल्टहुड में 60 ईयर से अबव माना जाता है। ये हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है कि कैसे कैसे एक बच्चा ग्रो करता है, ठीक है। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स मतलब डेवलपमेंट क्यों होती है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस किस बेसिस पे होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। ऑफ कोर्स जो अलग अलग बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं, कोई की मतलब कि किसी का कैसे कैसे इसमें मेजर चेंजेस कौन से इंक्लूड करते हैं, जैसे उसका साइज, प्रोपोर्शन, एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल मोटर एंड बिहेवियर स्किल्स, कि हर एक बच्चे के अलग अलग बिहेवियर होता है, किसी का साइज़ कैसे होता है, किसी की हाइट कितनी होती है, कोई कैसे ग्रो कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो हर एक के अलग अलग चेंजेस होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न एंड सीक्वेंस। जो एक बच्चा है जैसे ग्रो कर रहा है वो उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। फिक्स्ड पैटर्न का मतलब क्या है कि बच्चा पहले क्या कर रहा है, जैसे सपोर्ट के साथ बैठना सीख रहा है, सीटिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, क्रॉलिंग सीख रहा है, वॉकिंग सीख रहा है। इस तरह का जो पैटर्न है वो सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें कुछ इस तरह से डिफरेंस हो सकता है कि कोई 4-5 मतलब महीने का फ़र्क आ गया कि कोई 4th मंथ में सीटिंग सीख रहा है, कोई 5th में सीख रहा है, कोई 6th में। मतलब क्या है, सबके जो बैठने का, उठने का, रुड़ने का, क्रॉलिंग करने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो उनका पैटर्न है, सीक्वेंस है कि पहले वो बैठेगा, रुड़ेगा, फिर वॉकिंग करेगा, जो उसका पैटर्न है वो पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। और पैटर्न में 2 चीज़ों को फॉलो किया जाता है। देखो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाता है, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस से प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, एक नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। आप ये दोनों पढ़ लीजिए कि सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि जो एक चाइल्ड है, जो देखो ये चाइल्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड है जो उसकी ग्रो कर रहा है, वो क्या है, हेड, मतलब कि हेड से फुट तक का जो ग्रो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हेड से लेकर फुट तक या डाउनवर्ड्स तक जो ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। कौन सा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि जो एक जैसे ये चाइल्ड है, चाइल्ड की जो बॉडी पार्ट ग्रो कर रही है वो क्या होती है, सेंटर से आउटर की तरफ ग्रो कर रही है, जिसमें आपकी जैसे लगा लो रीढ़ की हड्डी से लेकर जो उसके बाहर हैंड्स, आर्म्स, लेग्स ऐसे बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रही हैं, उस सीक्वेंस को हम कौन से बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस बोलते हैं। जिसमें जो आपका ग्रो कर रहा है बॉडी पार्ट वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ कर रहा है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। फ्रेंड्स इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, आप इसमें से मतलब सीख लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन सा सीक्वेंस क्या होता है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है। इसका मतलब क्या है
कि जो एक बच्चा है बिफोर बर्थ डेवलपमेंट ते आफ्टर पोस्ट नेटल का मतलब क्या है, बर्थ के बाद की जो सिचुएशन है उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं, और भी बर्थ से पहले वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्री नेटल बोलते हैं। जो उसमें जो रिस्पॉन्स करता है वो एक जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल का मतलब क्या होता है कि वो जो एक बच्चा है, ठीक है, वो अगर 3 मंथ से कम है या फिर मतलब उसको हम रैटल शो करते हैं तो वो रैटल को रिएक्ट करता है, खुश करता है, ठीक है, उस रैटल को पकड़ने की कोशिश करता है, आर्म्स को मूव करता है, लेग्स को किक करने की कोशिश करता है। वो एक जनरल रिस्पॉन्स है, वो हर एक बच्चा करता है। जैसे अगर हम उसको कोई चीज़ शो कर रहे हैं, उस चीज़ को शो देख करने के बाद वो बच्चा बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है, आर्म्स चलाता है, लेग्स चलाता है, वो एक जनरल रिस्पॉन्स है, वो हर बच्चा करता है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं वो कौन से आते हैं, जनरल रिस्पॉन्स। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, वो चीज़ों को हाथ से पकड़ना शुरू कर देते हैं, वो अलग अलग रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे जैसे वो आते हैं वो उनका क्या रिस्पॉन्स होने लगता है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने लगते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड। कौन सा है, डेवलपमेंट एक दूसरे से कोरिलेट करता है। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट मतलब बच्चा अभी क्रॉलिंग करेगा, अभी वॉकिंग करेगा, मतलब क्या है, सब कोरिलेट करते हैं एक दूसरे, सब बच्चे का जो डेवलपमेंट है एक जैसा होता है, ठीक है। आगे डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। हम बताते हैं कि अभी इतने महीने का अभी बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा, अभी इतने महीने का होगा तो हम कह देते हैं कि बच्चा वॉक करना स्टार्ट कर देगा। अभी 1 ईयर का है, बच्चा खाना पीना भी लग जाएगा थोड़ा बहुत, अभी उसके दांत निकल जाएंगे, तो हम प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि जैसे जो डेवलपमेंट है वो क्या किस तरीके से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़, कि अलग अलग तरीके से ग्रो करता है बच्चा। मतलब कि किसी के बॉडी पार्ट्स, जैसे हम कह देते हैं कोई बच्चा जल्दी चलने लग जाता है, कोई बच्चा लेट चलता है, कोई बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है, कोई लेट बोलता है। तो जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। डेवलपमेंट परसीड्स स्टेज बाय स्टेज, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेज बाय स्टेज होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पहले वो सीटिंग करेगा, क्रॉलिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, जंपिंग करेगा, मतलब जो एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज वो ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटर डेवलपमेंट क्या है कि मतलब जो बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेटर डेवलपमेंट में, क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट में ही वो सब चीज़ें सीखना शुरू करता है। बात की वजह से डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस है। ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, बॉर्न टू टॉम तक क्या हमारी ग्रोथ होती रहती है, मतलब बच्चा ग्रो करता रहता है, डेवलप होता रहता है। ऐसे नहीं है कि बच्चा मतलब अभी सीख गया, 5 साल बाद मतलब 5 साल तक अभी डेवलपमेंट होगी, 5 से 10 साल तक उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। ये बात गलत है। बच्चा पैदा होने से पहले लेकर जब माँ के पेट में होता है वहाँ तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट में अलग अलग लोग बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं, कोई किस तरीके से ग्रो करता है, कोई किस तरीके से करता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैंने आपको पहले बताया था जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट है वो किसके इक्वल होती है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट के। उसी तरह से एक क्वेश्चन आ जाता है कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होता है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये प्रिंसिपल सारे याद कर लेना हेडिंग, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है या फिर प्रिंसिपल है। ऐसे क्वेश्चन आपको बना के पूछ देंगे, क्योंकि अगर आपको थ्योरी आती होगी तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन। आप टेलीग्राम चैनल आप इसका सिलेबस मैच कर सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज सारे कराए हुए हैं। और अगर आप इस पूरी वीडियो की PDF फाइल चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पूरी फ्री में PDF मिल जाएगी इस वीडियो की, मतलब आपको पूरे ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी स्टडी मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा फ्री में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं हम चाइल्ड केयर पे। मतलब देखो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन में क्या होता है कि एक बच्चा है,
उसको एक केयर की ज़रूरत है। मतलब क्या है कि अब बच्चा जब होता है उसको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, लव, अफेक्शन, अच्छी डाइट देना, अच्छा इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, केयर। मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चा होता है, मदर फीड करती है, उसको लव मिलता है, ठीक है। जब हग करती है उस बच्चे को सेफ फील होता है, बच्चे को अच्छा फील होता है कि हाँ मेरी मदर मेरे साथ है। उसको अच्छी डाइट देती है तो वो अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी हम केयर कर रहे हैं, वो एक अच्छा मतलब आगे आगे ग्रो करेगा। उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, लोग मतलब सब उसके साथ खेलेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसके साथ इंजॉय करेंगे, तो बच्चा अच्छा फील करेगा इन्वायरमेंट में। सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो आजकल क्या है, गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे बच्चों की मतलब बच्चों को एक हरासमेंट हो जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाती है, या कोई बार मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। उन सब से बचाने के लिए एक बच्चे को एक सेफ़ इन्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और इस प्रोटेक्शन पे आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या किए हुए हैं, ठीक है। उसको एक केयर की ज़रूरत है, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट फ़ील करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको एक जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि आप ये एक रिविजनरी वीडियो है, आपको ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा, अदरवाइज़ इसमें बहुत टाइम पीरियड लग जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंडियन लॉज एंड पॉलिसीज़ की। इंडिया के द्वारा कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, मैं आपके लिए स्पेशल लिख के लेकर आई हूँ, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या आ रहा है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। आपको ये याद करना है कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट कब आया था, 1994 में आया था, जिसमें क्या है कि मतलब इसमें आपको कहा जाता है कि मतलब आपको डायग्नोज लगवाना चाहिए बच्चे को, जो होने से पहले कैसे कैसे डायग्नोज लगवाने चाहिए उसके बारे में आपको सब बताया गया है। 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, कि हमें पता है कि पहले 18 या 18 से कम उम्र वाले बच्चों की शादी कर देती थी, तो उनकी शादी को मतलब एक बैन करने के लिए 18 से पहले कम शादी नहीं कर सकते, उसके लिए 2006 में एक एक्ट पास किया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। 2009 में बच्चों के लिए क्या किया गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019 आया था, जिसके अंडर क्या था कि मतलब 14 तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, उनको मील भी प्रोवाइड किया जाएगा, कि जो बच्चे घर पढ़ नहीं सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े स्कूल्स में जाके पढ़ ले, उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चलाई गई थी, ठीक है। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009 में आई थी। सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब आगे कौन सा आ रहा है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आया था, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ने होंगे कि कौन कौन से एक्ट आए थे। फिर आया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया था। इसमें पहले कम डिसेबिलिटीज़ काउंट की गई थी, लेकिन 2016 में 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ क्या है काउंट कर दी गई थी इसके अंदर। आगे क्या है, 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसमें क्या बताया गया था कि जो एक चिल्ड्रन है वो क्या है, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपने देखा होगा कि चाय की ठेलों पे काम करते हैं, किसी अगर आप जगह दुकान में चले जाएं वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जो चाइल्ड लेबर करते हैं उनको उन चीज़ों से बचाने के लिए एक्ट आया था। कब आया था, 2016 में एक्ट आया था। देखो मैंने ईयर वाइज सारे एक्ट लिखे हैं, छोटे से बड़े लेकर। 1994 में प्री नेटल आया था, 2006 में चाइल्ड मैरिज एक्ट आई थी, 2009 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आई थी, 2009 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आई थी। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जैसे ICPS की फुल फॉर्म क्या है, BBBP की फुल फॉर्म क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आई थी, 2015 में आई थी। फिर आया था नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन के लिए 2016, नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप रनिंग एंड क्रैचेज अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। इसमें क्या था कि जैसे
इसमें मतलब कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे अगर 50 या 50 से ज़्यादा पर्सन है, कितने 50 या 50 से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, तो उस जगह में एक क्रच ज़रूर होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या है छोड़ सके, पढ़ा सके, अगर 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? 2017 में आया था। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट भी 2017 में आया था। ठीक है, ये कुछ इसके अलावा और क्या स्कीम्स चलाई गई थी इसके अलावा, जैसे एसएससी है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये कब लॉन्च हुई थी? 2001 और 2 की पार्ट में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, इन दोनों ने पार्टनरशिप की थी। इनका एम क्या था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सब चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करना जिनका एज ग्रुप क्या है 16 to 14 एज ग्रुप तक के बच्चे हैं, उन सबको क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का जो 2001 या 2 में लॉन्च की थी। ठीक है, अब सर्व शिक्षा अभियान का हो गया। अब देखो कौन सा आ गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या आ गया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की थी? 2009 में लॉन्च की थी। ठीक है, इसका क्या था, सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उसको उस पर फोकस किया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। किसने? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके ऊपर फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ये कब आई थी? 2009 में आई थी। सर्व शिक्षा अभियान कब आई थी? 2001-2 में आई थी। ठीक है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान में किस पे फोकस किया था? एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस किया था। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस किया था। और जो इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक है वो उसने किस पे फोकस किया था? सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन पे फोकस किया था कि जो सेकेंडरी लेवल के बच्चों की उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। फिर 2018 में क्या हुआ कि ये दोनों जो सर्व शिक्षा अभियान है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है दोनों मर्ज हो गई, और मर्ज होने के बाद कौन सी बनी? समग्र शिक्षा अभियान स्कीम बनी। कौन सी बनी? समग्र शिक्षा अभियान स्कीम बनी। इसके अंडर ये दोनों क्या होगी? कंबाइन होगी। अब ये सेंट्रल लेवल पे क्या की जाती है? टीचर स्कीम की जाती है। ये तीनों ही टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं बच्चों की रिलेटेड। ठीक है, ये तीनों एक ही टाइप का आ गए। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन वाला, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने आपको सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स बता दी हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। वो उसका टाइम पीरियड क्या है? 3 to 6 ईयर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, अब देखो प्री स्कूल एजुकेशन में, प्री स्कूल एजुकेशन को और हम क्या क्या कहते हैं या फिर कहाँ कहाँ दी जाती है प्री स्कूल एजुकेशन में? प्री स्कूल्स में दी जाती है। आंगनवाड़ी, देखो आंगनवाड़ी बैठी होती है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो आंगनवाड़ी में स्कूल से पहले की जो एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी में दी जाती है। या नर्सरी स्कूल्स कह देते हैं, प्ले स्कूल्स कह देते हैं, किंडरगार्टन कह देते हैं, या प्री प्राइमरी सेक्शन गवर्नमेंट से प्राइवेट स्कूल्स दोनों में बने हुए होते हैं। इस तरह से प्री स्कूल एजुकेशन है अलग अलग जगहों पे दी जाती है। ठीक है, अब एम क्या है प्री स्कूल एजुकेशन का, कि क्या मतलब प्री स्कूल एजुकेशन क्यों दी जाती है, उसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कि प्री स्कूल एजुकेशन में क्या होता है कि जो बच्चा है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, लर्निंग करता है, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें चाइल्ड को वैल्यू दी जाती है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, केयर की जाती है, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट दिया जाता है। ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन में और क्या होता है कि इनेबल अ साउंड फाउंडेशन, वो उनको गुड हेल्थ, वेलबिंग, न्यूट्रिशन, अच्छा खाना दिया जाता है, हाइजीनिक फूड दिया जाता है। ठीक है, प्री स्कूल में उनको अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेशन की जाती है। जो एक टीचर है वो बच्चे के साथ अच्छे से बात करती है, उसकी वर्ड्स उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करती है, उसको बताती है कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, उसको उसकी डेवलपमेंट करती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, जिससे बच्चा मतलब कि समझ भी सके और एक्सप्रेस भी कर सके। दोनों तरीक़ों में उसको ग्रो करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। ठीक है,
और क्या करती है, उसकी जो लर्नर होता है उसको अच्छे से सोच सके पूरी डीपली, वो एक क्रिएटिव बन सके, चीज़ों के इकट्ठे रख सके, कोलैबोरेट करके बात चीज़ें चल सके, कम्युनिकेट कर सके, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करती है। उसका मतलब एक चिल्ड्रन को प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल तक मतलब कि जाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार करती है कि बच्चा एक अच्छे से ग्रो कर सके, ताकि वो आगे स्कूल में जाकर उसको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वो एक मतलब टू वर्क एज पार्टनर विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी टू इनेबल ईच चाइल्ड टू फ्लरिश, कि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा आगे तक लेकर जाने के लिए उसको रेडी करती है एक तरह से। ठीक है, ये प्री प्राइमरी स्कूल्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। चलो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इन प्री प्राइमरी स्कूल्स, कि प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चा कैसे कैसे लर्न करता है। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न्स डिफरेंट वे, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, कोई देखकर या कोई सुनकर या कोई समझकर, कोई किस तरीके से समझता है, कुछ कोई किस तरीके से सीखता है। ठीक है, सब बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, सबका सीखने का जो लेवल है वो कभी भी सेम नहीं होता। सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑब्जर्विंग थिंग्स, कि बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है या किसी को फेस देख रहा है, फेस रीडिंग करता है, या किसी चीज़ की रिस्पॉन्ड कर रहा है, साउंड्स को सुनता है। ठीक है, सिंगिंग करता है, साउंड्स क्रिएट करता है, इस तरीके से जो बच्चा सीखता है वो ऑब्जर्विंग करके सीखता है, या फिर एक्सप्लोरिंग करके सीखता है। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या है कि मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे उसको कोई चीज़ दे देते हैं उसको, मतलब कि अब इसमें क्या है, पुटिंग थिंग्स इन देयर माउथ, हर एक चीज़ को मुंह में डालना शुरू कर देता है। जैसे जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता जाता है, चीज़ों को ऐसे हिलाने लगता है, हाथ में पकड़ ली, जैसे कोई रैटल सेट पकड़ लिया, ऐसे पूरा वो हिला देगा उसको, डॉल को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह ऐसे शेकिंग कर देगा। ठीक है, फिर आगे टर्निंग थिंग्स अराउंड, मतलब कि उसको चीज़ों को घुमाने लग जाएगा ऐसे से, मतलब एक्सप्लोर करने लगता है चीज़ों को। फिर क्वेश्चन पूछता है, जैसे छोटा बच्चा है वो आपसे पूछता है मम्मा चंदा मामा गोल क्यों है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मम्मा रोटी गोल गोल क्यों है। इस तरह से जो वो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मतलब ये चीज़ क्यों है, वाई के जो क्वेश्चन पूछते हैं वाई रिलेटेड, कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछते हैं उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटिंग विद टेक्सचर, एक्सपेरिमेंट करता है नई नई चीज़ों से, कोई ऑब्जेक्ट से, मटेरियल से, जैसे वाटर से, डर्ट से, मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट करना सीखता है। बिल्डिंग्स बनानी शुरू करती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस से, टॉय ब्लॉक्स से अलग अलग बिल्डिंग्स बनानी सीखता है। फिर अपनी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको पता चलता है कि टच, टेस्ट, स्मेल, विज़न, हियरिंग, मतलब देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, इस चीज़ को वो सीखने लगता है कि ये सब चीज़ें क्या है, इन सब का मीनिंग समझता है। ठीक है, अब प्री स्कूल एजुकेशन में रोल क्या है टीचर का, कि टीचर क्या रोल करता है। ठीक है, प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, ऑब्जर्वेशन टू बी अ गुड रोल मॉडल, सुपरविज़न, मतलब क्या है इसमें टीचर का एक रोल होता है कि वो एक पहले प्लान करता है कि वो बच्चे को कैसे सिखाना है, फिर उसको फैसिलिटेट करता है, उसको ऑब्जर्व करता है बच्चे को कि क्या है, वो कैसे सीख रहा है, वो एक गुड रोल मॉडल का रोल प्ले करता है। अगर बच्चा कुछ गलत करता है उसको सुपरवाइज करता है। ठीक है, चिल्ड्रन को एक जो भी सिखाना है वो किस में सिखाना है, मदर टंग में सिखाना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक बच्चा सीखता है वो किस में सीखता है, मदर टंग में सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइनिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग इन्वायरमेंट, कि जब भी हमें मतलब प्री स्कूल्स में बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। बच्चे को इस तरह के इन्वायरमेंट देना चाहिए कि बच्चा कहे कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, मेरे को प्री स्कूल में जाना है, मैंने वहाँ क्लासरूम अटेंड करनी है। उनको इस तरह से एक्टिविटीज़ देनी है, एक्टिविटीज़ में रुझाना है, या फिर उनको ऐसे टॉपिक देने हैं कि इंटरेस्टिंग क्लास बनानी है, कि बच्चा कहे कि हाँ मैंने वो स्कूल में जाना है, सीखना है, लर्न करना है। तो इसको एक चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग इन्वायरमेंट देना है कि जिसमें बच्चे का मन करे कि मैं वहाँ पे जाकर सीख सकूँ। प्री स्कूल क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट हैव, आर्ट्स होने चाहिए, मतलब कि बच्चा क्या है सीख सके, कि आर्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कुछ ब्लॉक, म्यूज़िक, सेंटर, मैथ्स के लिए ब्लॉक होना चाहिए। मैं आपको ये एक डायग्राम बना कर आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है,
अब देखो क्या होता है कि जो प्री स्कूल होता है, जैसे इन्होंने क्या लिया, प्री स्कूल लिया। एक मैं आपको, ये हमारा स्कूल है मान लो, स्कूल में ये मान लो क्लासरूम है। जब वो क्लासरूम में एंटर कर रहा है तो एक क्लासरूम छोटे बच्चे के लिए तो रंगीन क्लासरूम होनी चाहिए। वॉल्स क्या होनी चाहिए, वॉल्स है पेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो फ्लोर है उस पर भी कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कि आपके लिए होना चाहिए कि कुछ पेंटेड होना चाहिए, या फ्लोर कशंस होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसे जिस पे कुछ ना कुछ ड्राइंग की हुई हो, ऐसे मैट बिछाने चाहिए जिससे क्या है बच्चे सीख सके, जैसे मतलब 1 2 3 लिखा हो या कोई ड्राइंग की हो, ठीक है। फिर जब बच्चा एंटर करता है एक साइड, जैसे यहाँ पे आर्ट का ब्लॉक कर दिया कि कुछ मतलब आर्टिस्ट जैसे कोई कपड़े, ड्रामेटिक कपड़े पड़े हो कि जिसको पहन कर वो एक करेक्टर का रोल प्ले करे, ठीक है। एक साइड मैथ्स के ब्लॉक हो, एक तरफ ब्लैक बोर्ड हो, ठीक है। एक तरफ मतलब कि क्या है कुछ साइंस की आगे की यहाँ पे साइंस का ब्लॉक हो तो अलग अलग, या फिर 1 2 3 लिखे हों, ठीक है। कुछ अलग अलग ब्लॉक्स हो कि पजल्स हों कि बच्चा पजल्स सॉल्व कर सके। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इंडोर क्लासरूम आ गए। अब आउटडोर भी होना चाहिए, जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ पे आउटडोर होना चाहिए, जैसे उसमें बड़े बड़े गेम्स रखे होते हैं, स्विंग्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के झूले होते हैं जिसमें बच्चों को खेल सके, तो वो चीज़ आउटडोर गेम्स भी होनी चाहिए। इस तरह से प्री स्कूल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो क्लासरूम है। अब देखो क्लासरूम में टेबल चेयर्स भी होनी चाहिए। जो टेबल चेयर्स है वो एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए कि बच्चा आराम से बैठ सके, वो चुभे ना या उसको दिक्कत ना दे। एक अच्छी क्वालिटी की टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, रीडिंग बुक्स होनी चाहिए कि बच्चे को अगर पढ़ने का मन है तो वो पढ़ सके, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स बच्चों के होनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग चीज़ें प्री स्कूल में होनी चाहिए, ठीक है। अब पैडागोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर करिकुलम ट्रांजेक्शन कि बच्चों को किस किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं प्री स्कूल में, ठीक है। सबसे पहला थीम बेस्ड अप्रोच आ गया। कुछ हमने थीम रख लिया, जैसे हमने रख लिया कोई फ्रूट्स रख लिए। अब फ्रूट्स में हमने एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया। इससे हमने बच्चों को एक तो फ्रूट्स के नेम सिखा दिए सारे। अब फ्रूट्स में कौन से कलर का है, रेड कलर का, हमने कलर्स भी सिखा दिए, ये येलो कलर का है। मतलब थीम रख लिए कि हमने फ्रूट्स पर करनी है, तो फ्रूट्स से रिलेटेड जो जो चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं वो बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं। प्ले बेस्ड गेम्स देकर हम बच्चों को कुछ गेम्स के बेसिस पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं। एक्टिविटी दे दी हमने कोई बच्चों को, जैसे हमने कहा कि बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग सा या कोई पजल दे दी, एक्टिविटी दे दी सॉल्व करने के लिए, उस बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट दे दिया, उसको दे दिया कि ये कैसे करना है, मतलब वो उस चीज़ पे पूरा सर्च कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, उस बेसिस पे बच्चों को दे दिया, ठीक है। एमर्जेंट करिकुलम या जिसको हम इंटीग्रेटेड कह देते हैं कि इंटीग्रेटेड सब चीज़ों को साथ लेकर सारे ग्रुप में स्टडी करना, सब बच्चे साथ में सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस बेसिस पे जो सीख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए इतने दिनों से वीडियो तैयार की है, सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया है, इतनी स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आपको ये सारी वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी PDF फाइल मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब क्या है कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बस स्टूडेंट्स आप मेरे को सुनते जाइए, जो आपको मैं बोल रही हूँ वो उस बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे। आप MCQs जितने भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप मेरे को ध्यान से सुने। अब इसका मीनिंग क्या है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। मतलब किसी का फिज़िकली फिटनेस नहीं होता, कोई मेंटली फिटनेस नहीं होता, कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी की हेल्थ ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि जिसकी वजह से उसकी बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होती, वो
पूरी तरह से ठीक नहीं होता, क्योंकि एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नीडी पर्सन बोल देते हैं, जिसको कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्लासिफाइड किया कि किस किस टाइप की ज़रूरत होती है। जैसे फिज़िकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, उसमें कुछ फिज़िकली फिट नहीं होता। विजुअली इम्पेयरमेंट, मतलब कि वो देख नहीं सकता। हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, मतलब कि वो सुनने में उसको दिक्कत है। लो मेंटल एबिलिटी, उसको मतलब कि दिमाग में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो इतना समझदार नहीं होता या फिर इतना अच्छा नहीं होता कि वो सब चीज़ें ध्यान से देख सके। और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आती है, लर्निंग, वो सीख नहीं पाता कि अब देखो, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कई टाइप के होते हैं, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ये फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए कि किस किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और ये इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। लेक्सिया का मतलब क्या है, रीडिंग प्रॉब्लम, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। मतलब कि वो जब वो रीड कर रहा है तो वो वर्ड्स को आगे पीछे कर देता है या फिर उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उस चीज़ को डिसलेक्सिया कहते हैं, रीडिंग प्रॉब्लम। डिसग्राफिया, देखो ग्राफ बना रहे हैं मतलब कुछ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी दिक्कत आ रही है हमारी, डिसग्राफिया में राइटिंग प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब ही मैथ्स से रिलेटेड है, कैलकुलस मैथ्स से रिलेटेड है। जो मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करने में जो मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को हम डिसकैलकुलिया कह देते हैं। आगे आता है डिस्प्रेक्सिया क्या होती है, जिसमें उसकी मोटर स्किल्स, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी दो चीज़ें, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स बताई थी, एक फाइन मोटर स्किल्स बताई थी। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें उसके सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे जिसमें वो क्या करता है, वॉकिंग करता है, जंपिंग करता है, रनिंग करता है। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स में जिसमें बच्चे की छोटी से छोटी मसल्स डेवलप करती है, जिसमें क्या इंक्लूड हो जाती है, पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, ये सब किस में आ जाते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब डिस्प्रेक्सिया में क्या है, उसके जो मोटर स्किल्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। डिस्फेजिया और अफेजिया में क्या होती है, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, उसको बोलने में दिक्कत आती है, वो अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, उस टाइप से उसको कौन सी प्रॉब्लम आती है, डिस्फेजिया आती है। ठीक है, ADHD, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है, बच्चे को जो अटेंशन है वो लो अटेंशन दे पाता है, उसकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है, अटेंशन पावर होती है, वो बहुत लो होती है ADHD में। ठीक है, नेक्स्ट डिसेबिलिटी है ऑटिज्म एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें उसको बात करने में दिक्कत आती है, वो चीज़ों को बोलने में, मतलब कि वो वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे करता है, या फिर नर्वसनेस होती है उसके वर्ड्स में, वो कंप्लीट वर्ड्स बोल नहीं पाता, कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग डिफरेंट साउंड प्रॉब्लम और हियरिंग प्रॉब्लम। जब उसको थोड़ी सी सुनने में दिक्कत होती है साउंड्स में, कि वो साउंड कैसे आ रही है, वो आवाज़ कैसे आ रही है, तो थोड़ा सा हियरिंग टाइप प्रॉब्लम आती है, उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। विजुअल देखने में, ठीक है, थोड़ा बहुत देखने वाली जो ऑब्जेक्ट्स है उसको नियर से दिखता है, दूर से नहीं दिखता, तो इस टाइप से जो देखने में जो दिक्कत आ रही है उसको विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स क्या होता है, जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। हम एवरेज IQ, जो एवरेज वाले IQ होता है वो हम क्या मान के चलते हैं, मतलब कि 90 to 110 मान के चलते हैं, कि जो बच्चा है इस लेवल पे 90 से 110 तक जिसका एवरेज लेवल है वो क्या है,
मतलब आईक्यू लेवल है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका नॉर्मल आईक्यू है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर बच्चे का आईक्यू लेवल आता है, जैसे 120 आईक्यू लेवल आता है, तो वो बच्चे को हम किस में मानते हैं, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड होते हैं उनका जो दिमाग का लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, या फिर वो एक मतलब किसी भी स्पेसिफिक एरिया में या एकेडमिक में गिफ्टेड होते हैं, मतलब वो अच्छे से कर पाते काम, क्रिएटिव होते हैं, उनमें टैलेंट होता है बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। ठीक है, आगे आगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। देखो बच्चों, हम जल्दी जल्दी टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, एक रीज़न की वीडियो है जिसमें हम सारा टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। अगर ऐसे चलते रहे तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक कवर अप करने हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि इससे हमारी बॉडी फिट रहती है। न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे हार्मोनल को बैलेंस रखती है, हमारे अंदर आने वाली जितने भी बीमारी है उसको दूर रखती है, बूस्ट करती है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, डिजीज़ से बचाती है, फाइट करती है अलग अलग डिजीज़ से। ठीक है, 5 रीज़न है जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन देना चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए। क्या क्या है? गुड न्यूट्रिशन हमारी वेलबींग को इम्प्रूव करती है, इम्यूनी सिस्टम को इम्प्रूव करती है। ठीक है, एजिंग आने से, मतलब कि अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेते तो हमारे फेस पे थोड़ा सा जल्दी से एज आने लगता है, थोड़ा मैच्योर लगने लगता है। अगर हम अच्छे से बैलेंस डाइट ले रहे हैं, गुड फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं, तो उस चीज़ से हमारा फेस मतलब थोड़ा ग्लो करता है, मतलब एजिंग जल्दी शो नहीं करती, एनर्जी लेवल आता है। ठीक है, आपकी लाइफ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन। ये तो आगे कि गुड न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है। ठीक है, अब हम ये प्रेग्नेंट वूमेन के बारे में, आंगनवाड़ी में प्रेग्नेंट वूमेन की बात की जाती है तो हम सारा ये प्रेग्नेंट वूमेन के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्रेग्नेंट वूमेन में क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने ज़रूरी हैं, उनको कितने अमाउंट और कौन कौन से सोर्सेज। देखो आपके लिए स्पेशल चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ मैं, कि जिसमें आपको बताया गया कि एक प्रेग्नेंट वुमन को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या रेकमेंड किया जाता है, कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है, कितनी क्वांटिटी और कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट उसको क्या क्या चाहिए, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे को अगर प्रोटीन कम मात्रा में लेते हैं थोड़ा मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट वूमेन में प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लेनी है। कैल्शियम, इससे बच्चे के जो दांतों में मजबूती आती है। आयरन, और डॉक्टर हमेशा आयरन एंड फॉलिक एसिड के कैप्सूल या मेडिसिन लगाते हैं, या फिर आपको रेकमेंड करते हैं कि आयरन एंड फॉलिक एसिड आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है, प्राइड्रोक्सिमाइन, ये भी B6 के लिए भी आपको बोलते हैं। जिंक, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो लेने हैं। ठीक है, अब प्रोटीन है वो 70 ग्राम डेली लेनी ही लेनी है आपको क्वांटिटी। अगर आप ज़्यादा या कम लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मतलब हमें 70 ग्राम अप्रॉक्स डेली लेनी है प्रोटीन की क्वांटिटी। कैल्शियम हमने 1200 मिलीग्राम्स लेने हैं, आयरन 13 मिलीग्राम्स, 600 माइक्रो ऑर्गन्स हमें फॉलिक एसिड्स के लेने हैं, 1.9 मिलीग्राम्स B6 विटामिन चाहिए, 50 मिलीग्राम्स हमें जिंक चाहिए। अब प्रोटीन हमें किस किस चीज़ों से मिलते हैं, अगर आप नॉन वेज है तो मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, इन सब चीज़ों से ले सकते हैं। अगर आप वैसे हैं तो आप डायरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, उन सब से आपको प्रोटीन मिलता है। कैल्शियम हमें किससे मिलता है, डायरी प्रोडक्ट से। जितनी भी हमें हरी भरी सब्जियां हैं, जितना ज़्यादा हम खाएंगे वहाँ से हमें कैल्शियम मिलेगा। ऑरेंज जूस से मिलेगा, आलमंड से मिलेगा, बादामों से हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। अब आयरन किस किस से मिल सकता है, मीट, फिश, आयरन, पोल्ट्री, दालों से मिलता है, सीरियल्स, ठीक है, ब्रेड वगैरह से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल खाने से हैं, ड्राइड पीचेस, एप्रिकॉट खाने से, रेजिन्स, ये रेजिन्स वो होते हैं, क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें खाने से हमें बहुत सारा, हमें क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। ठीक है,
ग्रीन वेजिटेबल्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हरी भरी सब्जियों से हमें कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड्स मिलते हैं। हमें ये सब चीज़ें हरी भरी सब्जियों से मिलती है, हमें खानी चाहिए, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है इन सब चीज़ों को खानी चाहिए। B6 हमें वीट से मिलता है, ठीक है। मीट वगैरह से भी मिलता है। कॉलीफ्लावर खानी चाहिए, ठीक है। एवोकाडोज खाने चाहिए, पीनट्स खाने चाहिए। ये सब चीज़ें खाने से हमें B6 मिलता है। जिंक, अब जिंक किससे मिलता है कि दी सेम दैट कंटेन्स आयरन इन एडिशन टू ऑयस्टर व्हेन जर्म एंड ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? जिंक मिलता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रेकमेंड किए जाते हैं कि एक प्रेग्नेंट वूमन को लेनी चाहिए? विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आइज़ के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारी जो आँखों की रोशनी है वो इंक्रीज़ होती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो आई ब्लाइंडनेस, ठीक है, हमें आई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है, देखने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। 70 माइक्रो ऑर्गन्स उनको रेकमेंड किया जाता है। विटामिन सी किसके मतलब प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, ये भी आपको पता ही है। विटामिन डी ये भी मतलब बहुत ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वूमेन के लिए, ठीक है। जो अगर ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन है उनको 600 इतनी क्वांटिटी चाहिए डेली, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रैकेट्स की बीमारी होने की ज़रूरत रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या फूड रेकमेंड किया जाता है एक प्रेग्नेंट वूमेन को, ठीक है। प्रोटीन्स आपको बता दिया किन किन चीज़ों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। डेली उसको जैसे ब्रेड, सीरियल्स, दालें, पोटैटो, राइस, पास्ता, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसको डेली कुछ ना कुछ क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट फैट की चाहिए, ठीक है। कुछ मतलब डायरी प्रोडक्ट जैसे योगर्ट, दही, मिल्क, चीज़, पनीर, ये सब चीज़ों से मिल जाता है। विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेग्नेंट वुमेन को कंज्यूम करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वाटर। डॉक्टर बोलते हैं कि जो वाटर है वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को पानी की कमी नहीं रहती। आपको पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। वाटर तो बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं डॉक्टर कंज्यूम करने के लिए। प्रेगनेंसी एंड केयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी एंड केयर। प्रेगनेंसी एंड केयर में क्या बताया गया है कि मतलब कि हमें बिफोर बर्थ की सिचुएशन को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बोलते हैं? प्री नेटल सिचुएशन, और बर्थ के बाद की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बर्थ, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो एक प्रेग्नेंट वूमेन है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हम मतलब एक हेल्दी चिल्ड्रन जो मतलब कि हेल्दी चिल्ड्रन आता है उस चीज़ का जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी के जो वीक्स काउंट करते हैं वो 37 से हम 41 वीक्स काउंट करते हैं। अगर इसके बीच में जो बच्चा होता है वो एक हेल्दी चिल्ड्रन माना जाता है। क्या माना जाता है? हेल्दी चिल्ड्रन माना जाता है। अगर 37 से पहले मतलब 36 वीक तक कोई भी बच्चा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर चिल्ड्रन। और अगर 41 के बाद में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मैच्योर चिल्ड्रन। जो प्री मैच्योर चिल्ड्रन है, जो बहुत जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनका थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है कि उनके थोड़ा मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बच्चा इतना हेल्दी नहीं होता, अंडर वेट होता है, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड केयर। सबसे पहले हम प्री नेटल केयर कहते हैं। प्री नेटल केयर मतलब बच्चे होने से पहले आपको एक केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि अब मतलब कि एक मदर है उसको कम से कम 3 महीने में आपको डॉक्टरी डेली हेल्थी चेकअप करवाना चाहिए कि जो जो आपको नीड्स है वो दिखानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो एक मदर है वो ध्यान नहीं दे पाती। सुनिए स्टूडेंट्स, आप मेरी बातों को सुनिए।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मदर है वो ध्यान नहीं दे पाती, उसको अगर दांतों की दिक्कत आ रही है तो वो खाती नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास मतलब जाती नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन खाती रहती है फालतू में। अगर उसको कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो डॉक्टर के पास जाती नहीं है, उसको इतनी वो मतलब लिटरेसी नहीं होती कि वो डॉक्टर को जाके दिखाए। इसलिए थोड़ा सा बच्चों प्री नेटल केयर की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें बच्चों को मतलब कि मदर को क्या करना चाहिए कि उसको ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी जो फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट्री है उसको लेना चाहिए, डॉक्टर को रिकमेंड करके कोई भी मेडिकल कंडीशन है वो चेकअप करवाना चाहिए टाइम टू टाइम। कोई भी जहरीले पदार्थ नहीं खाने, ठीक है। केमिकल से दूर रहना है इन सब चीज़ों से एक मदर को। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि एक प्रेगनेंसी के दौरान मदर को क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए हर महीने, ठीक है। इन द फर्स्ट 6 मंथ यू आर प्रेग्नेंट, अगर पहले 6 महीने आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाना है। 7वें और 8वें महीने में आपको 2-2 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाना है। और जब 9th मंथ आ जाए तो हर हफ्ते आपको डॉक्टर के पास डेली चेकअप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। विजिट्स में क्या क्या होता है कि डॉक्टर क्या करवाते हैं, आपको डेली ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि अपने आपकी बॉडी में कितना खून है, आपकी बॉडी में कोई कम ब्लड की कमी तो नहीं है, ठीक है। एनीमिया, HIV ब्लड टाइप टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं कितना वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, हार्ट रेट चेक करते हैं, आपके स्पेशल डाइट या एक्सरसाइजेज के बारे में बताते हैं डॉक्टर कि आपको क्या क्या करनी चाहिए, ठीक है। जो आप बाद में विज़िट करते हो स्टार्टिंग की विज़िट में तो ये कि जो बाद में विज़िट करते हो तो मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो आपकी बेबी की पोजीशन चेक करते हैं कि बेबी की पोजीशन सही है, ठीक है। आपका बेबी सही ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। आपके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती हैं, ठीक है। इस क्लासेस में क्या है, आपको डिस्कस किया जाता है कि मतलब कि आपको कब मतलब प्रेगनेंसी के बारे में, बर्थ के बारे में, आपको केयरिंग बेबी को कैसे केयर करनी है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताया जाता है कि कैसे बच्चों को रिस्क हो सकता है, उसके हेल्दी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ये सारे आपके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती है प्रेग्नेंट वूमेन के लिए, ठीक है। ये था प्री नेटल केयर के लिए। अब पोस्टमार्टम केयर में क्या है कि जब बच्चा हो जाता है, ठीक है, बच्चे को हो जाने के बाद आपको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। जब अब देखो अब प्रेग्नेंट वूमेन है, उसकी पूरी बच्चा पेट से बाहर आया है, ठीक है, ऐसे स्पेशल मतलब ऐसे बाहर आया है तो फिर उसको कुछ ना कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है तो उसको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, उसको प्रॉपर डाइट देनी होती है, ठीक है। बैलेंस डाइट चाहिए उसको, मतलब कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर खाना चाहिए। इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, ठीक है। आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है अपना पोस्टमार्टम केयर में, ठीक है। बहुत सारी आपको फिज़िकल एंड इमोशनल चेंजेस होते हैं जब आपको एक नया बेबी ग्रो होता है, नया बेबी आता है आपके घर में, तो आपके बहुत सारे फिज़िकली इमोशनली चेंज होते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की और वेजिनल केयर की। वेजिनल केयर क्योंकि आपका वेजिना में मतलब बच्चा बाहर आया तो उस चीज़ की बहुत केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, गेटिंग इनफ रेस्ट। अभी आपको बताया कि रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि एक मदर अपनी पूरी बॉडी को रीबिल्ड कर रही होती है, दोबारा बन रही होती है। आपको प्रॉपर सोना होता है, जब बेबी सो गया तो आप भी सो जाओ, ठीक है। जब बेबी मतलब कि बेबी का जो बेड है आपको अपने नियर रखना चाहिए कि जब बेबी रात में फीड के लिए उठे तो आप आसानी से उसको फीड दे सकें, ठीक है। आपको वाटर मतलब कि कुछ ऐसा साथ में रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें कि बेबी बॉटल में फीड ले सके। अगर आप सो सके तो आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान साथ में चाहिए ही चाहिए कि आप प्रॉपर रेस्ट कर सको, ठीक है। ईटिंग राइट, आपको प्रॉपरली खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए,
आपको अपना वेट प्रॉपर चेक करना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट से रेकमेंड करके कि आपको अगर आप मतलब आपका बेबी मतलब एक मदर को एक्सपर्ट से द्वारा बताया जाता है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे देनी है, एक बच्चा कैसे दूध लेता है वो चीज़ सिखाई जाती है उसको। अगर उसकी भूख नहीं मतलब उसकी पेट नहीं भर रहा बच्चे का तो डॉक्टर से रेकमेंड करके कैसे वो आपको सारा प्रोसीजर बताया जाता है, ठीक है। आपको लो फैट फूड पे फोकस करना चाहिए, बैलेंस डाइट पे फोकस करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारा पानी पीना चाहिए आपको, ठीक है। वेजिनल केयर आपको बताई चुकी हूँ कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमारा बेबी क्या आता है बाहर आता है, तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब आ गया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से क्वेश्चन आपका 1 नंबर पक्का होगा, आप ये ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है? वैक्सीनेशन। क्या है? हमारी वैक्सीनेशंस हैं जो बच्चों को लगाई जाती है आफ्टर बर्थ या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। आपको प्रॉपर चार्ट बना कर लेकर आई हूँ वैक्सीनेशन का। अब देखो, जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको पहले मंथ स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में फर्स्ट टेटनस का टीका लगता है जिसकी डोज कितनी होती है 0.5 ml, और जो उसका रूट है इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में लगता है। इंट्रामस्कुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री की शेप बनाना। जैसे ये आपका हैंड है तो वो सीधा ऐसे क्या है इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। अब 4th वीक्स आफ्टर टेटनस फर्स्ट टेटनस का इंजेक्शन लगने के बाद सेकंड टेटनस लगता है। वो कब लगता है? 4 हफ्तों के बाद, जिसकी डोज क्या है 0.5 ml, ठीक है। ये भी इंट्रामस्कुलर लगता है अपर आर्म। उसके बाद टेटनस बूस्टर लगता है। टेटनस बूस्टर कौन सा इंजेक्शन होता है? मान लो एक मदर है, ठीक है, वो पहले 3 सालों में पहले प्रेग्नेंट हुई है, उसने दोनों टेटनस के टीके लगवाए हुए हैं उस प्रेगनेंसी में, तो वो उसको जब दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो दोबारा प्रेगनेंसी में ये दोनों इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा टेटनस बूस्टर लगवा लेती है जिसकी डोज भी 0.5 है, इंट्रामस्कुलर अपर आर्म, ठीक है। अब आगे बच्चों के लिए BCG का टीका लगता है, जब बर्थ होता है तभी लगता है, ठीक है, ये अपर आर्म पे लगता है, ठीक है। आगे आता है हेपेटाइटिस, ये थोड़ा थाइस पे लगता है। ये दोनों साथ में लगते हैं बर्थ के विदिन, ये बर्थ होते ही और ये बर्थ के 24 आवर्स के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद OPV0 लगाया जाता है 15 दिनों के बाद, मतलब 15 दिनों तक ये इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर OPV1, 2, 3 लगाया जाता है। फिर DPT लगाया जाता है, हेपेटाइट लगाया जाता है, विटामिन A का डोज दिया जाता है। फिर जैसे मतलब ये उनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है साथ में कितने कितने, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, मतलब कौन से टाइम पीरियड में कौन सा इंजेक्शन लगता है, आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सामने मैंने टाइम पीरियड लिखा हुआ है, जैसे OPV0 15 डेज में लगाना चाहिए, OPV1 सेकेंड थर्ड मतलब कि 6 वीक 10 वीक या 14 वीक तक लगा देनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी 2 ड्रॉप्स। फिर DPT1 ये सारी मैंने आपको सामने डिटेल लिख रखी है और ये पूरा लर्न करने वाला, आप इसको पढ़ लीजिए। इसकी PDF फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और आपको पूरी की पूरी PDF फाइल मिल जाएगी, आप लर्न कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। देखो थोड़ा सा रहेगा हमारे टॉपिक, अब हमें फटाफट ख़त्म करनी है, वीडियो बहुत लंबी चलती जा रही है, हमने टॉपिक कवर अप करने हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से लगाए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब देखो सबसे पहले कौन सी लगाई गई है? JSSK मतलब जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस पे फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर डेट पे कि कब आई थी, 2011 में आई थी जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें फ्री प्रोवाइड की गई थी प्रेग्नेंट वुमेन को? फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी। सी सेक्शन का मतलब क्या है कि जिनका बेबी नॉर्मल नहीं होता, जिनके मतलब सर्जरी के थ्रू मतलब सी सेक्शन करके उनका बेबी आता है, उस चीज़ को हम सी सेक्शन कह देते हैं। सी सेक्शन फ्री होता है, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स फ्री किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक जितने भी लगते हैं वो सब फ्री दिए जाते हैं, उनको एक हेल्दी डाइट दी जाती है, ठीक है।
ब्लड रिलेटेड जितने भी मतलब अगर ब्लड ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है बॉडी में, तो उनको खून चढ़ाना पड़ता है, तो वो भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जितने भी चार्जेस हैं मतलब सब चीज़ें उनको फ्री प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है कि जो जैसे एम्बुलेंस है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए घर से लेकर हॉस्पिटल तक फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं पे करते हैं। ठीक है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन फैसिलिटी इन केस ऑफ रेफर, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल का केस रेफ़र कर देता है कि दूसरे हॉस्पिटल में जाकर आप इसको करवा लीजिए, तो वहाँ तक की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी फ्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फ्री ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू आफ्टर 48 आवर्स स्टे, मतलब क्या है 48 घंटे रुकने के बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको घर मतलब हॉस्पिटल से घर तक ड्रॉप करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन क्या है फ्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और क्या क्या मतलब कि ये तो मदर के लिए था। अब मतलब न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो विद इन 30 डेज़ है, उसमें आपको क्या क्या मतलब आपको क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको सारा ट्रीटमेंट फ्री दिया जाता है। सारे जो ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या है, दवाइयाँ जितनी भी दवाइयाँ दी जाती है उसको फ्री, डायग्नोस्टिक जितने भी इंजेक्शन्स वगैरह सब फ्री दिए जाते हैं। ठीक है, अगर खून वगैरह की ज़रूरत है वो सब फ्री दिए जाते हैं, सारे चार्जेस फ्री होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री के प्रोवाइड की जाती है, रेफरल केसेस में भी। ठीक है, जो मदर्स को है वो सब फ्री फैसिलिटीज़ एक बच्चे को भी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKS, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आई थी, 2014 में आई थी। ठीक है, इसमें किशोर मतलब एडोलेसेंस, किशोर का मतलब क्या ही होता है, एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं उनको सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम किए गए हैं कि उनको कौन सी न्यूट्रिशन देनी चाहिए, उनकी बॉडी के बारे में बताया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है या उनके साथ कोई वायलेंस होता है उससे बचाया जाता है। ठीक है, जितने भी मिस यूजेस किए जाते हैं उससे बचाए जाते हैं ये। नेक्स्ट स्कीम है हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्या है हमारी नेक्स्ट स्कीम, RBS, राष्ट्रीय बाल मतलब बच्चों के लिए चलाई गया स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, इसमें मेनली 4Ds के बारे में बताया गया, मतलब 4 4Ds के बारे में बताया गया, कौन कौन सी डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय जो बच्चे में डिफेक्ट या कोई डिजीज़ आ जाता है बच्चे में, या कोई डेफिशिएंसी आ जाती है उसकी कंडीशन में, या उसके डेवलपमेंट में कोई डिले या कोई आ जाती है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, बर्थ टू अप टू 18 ईयर्स तक, ये 4Ds बच्चों मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 4Ds क्या है, आपको ऑप्शन दे देंगे कि 4Ds क्या है, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशन, डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। 4Ds के बारे में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। 4Ds किस में होता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS में होता है। ठीक है, इट इज़ अप टू नॉलेज 0 to 6 एज ग्रुप के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट की किस में किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, DEIC की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। DEIC की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को अगर इन 4Ds में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ दिखा सकते हैं। अगर बच्चा 6 से 18 साल तक का है तो उसके लिए आपको क्या है, आगे मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ आगे हेल्थ के लिए जो बने होते हैं इंस्टीट्यूशन, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, 1985 में। जो प्रेग्नेंट वुमेन को इसके बारे में, टीकाकरण के बारे में नहीं पता था, उस चीज़ के बारे में उनको जागरूक किया गया कि बच्चों की हेल्थी लाइफ के लिए हमें प्रीनेटल स्टेज में डायग्नोसिस लगवानी चाहिए, ये इंजेक्शन है। ठीक है, पहले जो ये वाला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था जो 1978 में रन किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया था, जो 1985 में आया था। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा मिशन इंद्रधनुष या फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये स्कीम चलाई गई थी। मिशन इंद्रधनुष में क्या है कि बच्चों की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट द्वारा ये लॉन्च की गई थी, 2014 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन गोल क्या था? इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। आपको सारे इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के बारे में मैंने इससे पीछे बता दिया, वहाँ पे मेरी वीडियो ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। जो जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को लगनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ये कब लॉन्च की थी? 8 अक्टूबर 2017 को लॉन्च की गई थी, ताकि हर बच्चे, हर घर में हर बच्चे तक, ये प्रेग्नेंट वुमेन तक ये पहुंच सके। जो बच्चे, जो प्रेग्नेंट वुमेन इंजेक्शन से रह गई हैं, उन तक पहुंचा सके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में। नेक्स्ट है हमारा जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। अब कौन सी है? जननी सुरक्षा योजना, JSY। इस योजना के अंतर्गत कब लॉन्च की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को। किसने लॉन्च की थी? PM ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों? क्योंकि मदरहुड को सेव कर सके, उसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये सुरक्षा योजना चलाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, जो वुमेन जिनके मिसकैरेज होते हैं या जिनके बच्चे पैदा होते साथ मर जाते हैं, पुअर हेल्थ कंडीशन होती हैं, उन चीज़ों को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपको ये करना चाहिए, आपके लिए ये इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, आपको हेल्दी फूड लेनी चाहिए, डाइट लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताने के लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था कि ये कब लॉन्च की थी? किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, गवर्नमेंट ने 2016 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन क्या था कि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली, मतलब कि हर महीने क्या है, हर एक चीज़ फ्री प्रोवाइड की गई जाए, उसको केयर प्रोवाइड की जाए, जो उसकी मतलब इंजेक्शन है, डायग्नोस्टिक है, जो न्यूट्रिशन फूड है, मतलब जो चीज़ है वो क्या है, फ्री प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्कीम NSS के फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, सबकी आपको याद करनी है स्कीम, सब आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। मैंने आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सारा आपको मटेरियल कलेक्ट करके आपको एक साथ पूरी वीडियो में दे रही हूँ, आप पूरा ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को और टेलीग्राम को पूरा आपको PDF फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या है कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके हेल्थ रिलेटेड बच्चों माँ को बताया जाता है कि उसको इस तरह से हमें फूड देना चाहिए, उसको 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है। उसके बाद उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको दाल का पानी, आपको ये न्यूट्रिशनल फूड देना है, आपको जूस देना है, आपको ये करना है, आपको किस तरह से मतलब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। इस तरह से जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है उसमें आपको नए बच्चे से रिलेटेड मदर को क्या दी जाती है, सारी आपको नॉलेज दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली, अब देखो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती है जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। वो अब उनको पहली प्रेगनेंसी के बाद इतना नहीं पता कि होता कि जो उनकी हेल्थ अभी इतनी रिकवर नहीं हुई, वो इतनी हेल्दी वुमेन नहीं है, ठीक है। और कभी क्या होता है कि वो सेकंड प्रेगनेंसी साथ के साथ, अभी फर्स्ट बेबी होता है साथ के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर सेकंड बेबी होता है फिर साथ के साथ प्रेगनेंसी, अभी उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए हैं, लॉन्च किया गया है कि एक फैमिली प्लानिंग कीजिए, ठीक है। उनको जागरूक किया जाता है, घर घर जाकर लोगों को बताया जाता है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी? 1952 में लॉन्च की गई थी फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इसका फोकस प्रेग्नेंट वुमेन्स पे था कि आपको उनको एक मतलब सबसे पहले स्कीम चलाई गई थी, उनको एक फोकस किया गया था किस पे? प्लान बनाओ, जिम्मेदारी निभाओ,
कि पहले आप एक प्लान बनाएं, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसे नहीं कि बच्चे पैदा करते जाओ, आप पहले बच्चे का खर्चा उठा नहीं सकते, दूसरा तीसरा चौथा बच्चा करी जा रहे हो। आपको एक जिम्मेदार बनना होगा। पहले आप एक बच्चे को पालिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, उसको ग्रो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप, अगर आपके बहुत आपको लगता है कि आपकी बॉडी हेल्दी, आप सेकेंड कंसीव कर सकते हैं, आपको आप तब सेकेंड चांस लीजिए, आपको उस अकॉर्डिंग जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आ गया। फिर उसके बाद इसको इन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने इसको एक एक न्यू स्लोगन के साथ पॉपुलराइज किया कि इसे हम दो हमारे दो, ठीक है। फिर इससे स्लोगन से 2 चिल्ड्रन को प्रमोट करने के लिए कि 2 से ज़्यादा बेबीज़ ना करें, 2 चिल्ड्रन को प्रमोट करने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए उन्होंने ये स्लोगन चलाया, हम दो हमारे दो, ठीक है। बच्चे इनमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए मैं क्या कह रही हूँ, आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है माँ स्कीम चलाई गई थी, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। ये एक प्रोग्राम चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ताकि जो मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है मदर को, उसको समझाने के लिए अलग अलग काउंसलिंग्स लगाई गई थी, ताकि बच्चों की और मदर की हेल्थ सिस्टम पे फोकस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं मतलब प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते। न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक मैंने पीछे डिस्कस किया, आप वहाँ वो टॉपिक ध्यान से देखिए, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स में भी 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। मैक्रो में क्या क्या आ जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना। और जो माइक्रो होते हैं उसमें विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। वो प्रॉपरली मतलब कंज्यूम नहीं कर पाते, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, तो उनके बीच में उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी बॉडी माल न्यूट्रिशन हो जाती है, जिससे वो सीरियस प्रॉब्लम और डेफिशिएंसी डिजीज़ की वो सफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या क्या रीज़न है कि माल न्यूट्रिशन होने की वजह से। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी न्यूट्रिशन, कभी क्या होता है कि जिस समाज में जिस जगह पे वो रह रही है वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, उसके उनके पास इतनी आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो परचेज़ कर सके, ठीक है। पेनफुल टीथ और माउथ कंडीशन, कभी क्या होता है कि उनके दांतों में दिक्कत होती है प्रेग्नेंट वुमेन में, तो वो खाती ही नहीं है न्यूट्रिशन की, कहीं मेरे दांतों में और ना ये हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए वो पेनफुल टीथ होने की वजह से खाती ही नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा अनहेल्दी डाइट खाती हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना। इससे वो अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से माल न्यूट्रिशन आ जाता है, वो हेल्दी डाइट कंज्यूम ही नहीं करती, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू अदर हेल्थ कंडीशन सच एज क्रॉनिक इन्फेक्शन, डिप्रेशन। इन्फेक्शन, डिप्रेशन की वजह से जो उनका हेल्दी डाइट में जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस दैट में इंटरफेक्ट विद न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। कुछ ना कुछ मतलब ऐसे मेडिकेशन होती है जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स की तरफ फोकस नहीं करती, या कभी कुछ बच्चों को डायनिया, प्रेग्नेंट वुमेन को डायरिया, नोज़िया एंड वॉमिटिंग्स की वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो जाती है। ये कॉमन है एक प्रेग्नेंट वुमेन में, नोज़िया और वॉमिटिंग। नोज़िया का मतलब क्या है, जी कच्चा होना, जी मचलाना, ठीक है। वॉमिटिंग का आना, तो ये कॉमन है जिसकी वजह से वो प्रॉपर हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं कर पाती, ठीक है। inadequate intake of nutrients and calories that does not meet the increased demand of pregnancy, मतलब कि वो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती, कैलोरीज नहीं लेती, कभी कोई ज़्यादा ले लेती है, कम ले लेती है, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है कि कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी माल न्यूट्रिशन है, मतलब आपकी बॉडी में कमीज़ आ रही है। आपका वेट कम, प्रेग्नेंट वुमेन का वेट इंक्रीज़ होना चाहिए जबकि आपका कम होने लगता है। आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है खाने पीने की चीज़ों में, आपको थकावट होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, आपको ठंड लगती रहती है, आपको डिप्रेशन जैसा फील होता रहता है, ठीक है। आपके मसल्स मास में, बॉडी टिश्यू में लॉस होने लगता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सिक, बीमार होने लगते हो, ठीक है। आपको बीमार होने के बाद ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आपके घाव बनने में बहुत टाइम लगता है, ये चीज़ आ जाती है आपके सिम्टम्स में। अब प्रेगनेंसी में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि जो एक प्रेग्नेंट वूमेन है उसमें माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या रिस्क देखने को पड़ते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आता है मैटरनल मोर्टेलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन में माल न्यूट्रिशन आ जाती है, मतलब उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, तो उसका मिसकैरेज होने में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। मतलब बेबी को थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बच्चे को, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर आ जाता है, रिस्क ऑफ मिसकैरेज का आ जाता है। डेंटल दांतों की प्रॉब्लम आ जाती है। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, जिसमें आपकी हड्डियाँ टूटने लग जाती है, आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, और मतलब कि बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो टूटने लग जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है किसकी वजह से? न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, ठीक है। माल न्यूट्रिशन होने पर एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? टॉक्सीमिया। इसमें क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा आपका जो प्रोटीन लेवल है, बीपी है, वो बीपी हाई होने लगता है या लो होने लगता है आपका, मतलब सारी आपके बॉडी में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। ये मदर की बॉडी में रिस्क आने लगता है, ठीक है। अब ये तो मदर के लिए था रिस्क होने के लिए। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, आपको बेबी पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो, जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं ले रहे। स्टिल बर्थ का मतलब क्या है कि जब जन्म के समय, या मतलब क्या होता है कि बच्चा या तो पेट में ही मर जाता है, या फिर प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूट्रिशन होती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसकी कमी की वजह से स्टिल बर्थ होता है, ठीक है। प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है। प्री मैच्योर मतलब बेबी टाइम से पहले हो जाता है, तो वो उसकी बॉडी इतनी वीक होती है, प्रॉपर वीक होती है, उसका ब्रेन नहीं डेवलप हो पाता प्रॉपर, उसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, ठीक है, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्री नेटल मोर्टेलिटी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मतलब बच्चे के बर्थ से पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो विद इन फर्स्ट वीक उसकी डेथ भी हो सकती है। बर्थ डिफेक्ट, जन्म के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, उसको अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, उसके प्रॉपर ऑर्गन ग्रो नहीं करते, डेवलप नहीं होते, ये सारे बेबीज़ को प्रॉपर देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क फॉर चाइल्ड, कि अगर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही, एक प्रेग्नेंट वूमेन, हमने देखा कि प्रेग्नेंट वूमेन के लिए क्या क्या रिस्क आते हैं, एक बच्चे को क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि लंबे समय में जाकर एक बच्चे को क्या रिस्क फेस करने पड़ते हैं। डायबिटीज़ मिलिटियस, इसका मतलब क्या है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लो आईक्यू, या उसका जो दिमाग है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता, आईक्यू लेवल कम रह जाता है बच्चे का। ये इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनको प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, प्रॉपर कंज्यूम करने चाहिए। अब देखो अब तो ये सब बता दिया कि माल न्यूट्रिशन क्या है, उससे क्या रिस्क है, हमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा एक तो वाटर पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, जिससे हमारे सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है वो इन सब चीज़ों से कवर अप हो जानी चाहिए। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे आपको क्या, आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी मेन माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी आपको ये लाइन टू लाइन पढ़ना हुआ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन अलाइनमेंट्स कौन कौन से हैं, कि मतलब ये कौन कौन सी आम बीमारियां हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को पूरी प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती है। बैक एक, इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो मतलब अब उसके पेट में बच्चा है, तो उसके बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, उसका वजन है, तो उसके वजन को फेस करने के लिए एक उसका जो बैक में क्या है, पेन होने लग जाता है। बॉटलनेस मतलब उसको गैस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी बहुत आम बीमारी है कि प्रेगनेंसी में बच्चे
मतलब क्या है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी एक प्रॉब्लम को कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेटीनेस, आपको बेहोश हो सकते हैं, मतलब आपको चक्कर आने लगते हैं, ये आम बात है। हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, मतलब आपका जिल मचलाने लगता है, ठीक है, आपको जलन होने लगती है अंदर। इनकंटीन्यूस, ये एक बहुत बीमारी है, मतलब जिससे क्या आपको आपके वेजिना से मतलब लीकेजेस होने लगते हैं। देखो ये एक कॉमन बीमारी है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन को होती है लीकेजेस की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लीकेज होता रहता है। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठकर थोड़ा सा आपको मतलब लो फील करते हो आप, इतने मतलब आपकी इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि उठते सार आप अच्छे से डाइट ले लें, आपको थोड़ा लो फील होता है, नोजिया फील होता है, आपको वॉमिटिंग टाइप फील होता है, ये कॉमन है, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस रहती है, आपको आप थके थके से महसूस करते हो, आपके बॉडी पे स्ट्रेच। देखो अब ये कॉमन है कि अगर आपके पेट में बच्चा है, आपकी बॉडी वो जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है तो आपका पेट बढ़ रहा है, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ना, ये तो एक कॉमन है। आपकी बॉडी एक्सपेंड हो रही है तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। आपके पैरों में सूजन आने लगती है, फिंगर सूजने लगते हैं, ठीक है। वैजिनल सिक्रीशन है, इस ये भी मतलब क्या है कि बहुत एक कॉमन होता है। जैसे जैसे 9 8 9 मतलब प्रेगनेंसी का जो लास्ट टाइम पीरियड आता रहता है, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपका वाइट फ्लूइड सा निकलता रहता है, ठीक है। वो इतना टेंशन की बात नहीं होती, अगर वो वाइट है, अनस्मेल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका वो कोई और कलर का, जैसे येलो कलर का या कोई अदर कलर का या और स्मेली आ रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। आप डॉक्टर को जाकर चेकअप करवा सकते हो, ठीक है। ये वाइट एंड अनस्मेल्ड होना चाहिए आपका। एक होता है वेरिकोज वेन्स का मतलब क्या है, आपकी नसें, ठीक है। तो जो आपके लेग्स पे आपकी नसें दिखने लग जाती है, क्योंकि आपका सारा बॉडी का प्रेशर जो है वो लेग्स पे आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपके पैर की नसें दिखने लग जाती हैं, ब्लू वेन्स नजर आने लगती हैं, ठीक है। ये थी कॉमन डिजीज़, जो मतलब कॉमन प्रॉब्लम जो एक लेडी फेस करती है, प्रेग्नेंट वुमेन फेस करती है। अब आगे हम अपने लास्ट टॉपिक पे, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र एंड वर्कर, जिसके ऑफकोर्स जिसका पेपर देने जा रहे हो तो उसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो अब लास्ट पे आ गए हो, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी क्या है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करें। अब देखो, मैंने आपके लिए एक स्पेशल चार्ट बना कर लेकर आई हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र है वो किस किस स्कीम के अंदर आता है। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है, ठीक है। अब उस ICDS मतलब ये क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ भी समझिए, फिर हम आंगनवाड़ी के बारे में चलेंगे, ठीक है। ये आगे आपकी सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण, हेल्दी चेकअप करवाता है, रेफरल सर्विसेज जो चाहिए वुमेन को वो देते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। अब टारगेट ग्रुप, जो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है वो किस किस को, न्यूट्रिशन किसको देते हैं, 6 ईयर से बिलो चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मतलब जो दूध दे रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, वो क्या होती हैं इसमें काउंट की जाती है, उन सबको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन किसको दिया जाता है, 6 साल से कम बच्चे को, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। हेल्दी चेकअप किसको दिया जाता है, 6 साल से छोटे बच्चे को और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। रेफरल सर्विसेज, चिल्ड्रन जो 6 ईयर से कम है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन 3 से 6 साल तक के बच्चे, और जो न्यूट्रिशन और हेल्थ है 15 to 45 ईयर्स के लिए। अब क्या क्या सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये जो इम्यूनाइजेशन है ANM प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जो ये हेल्थ एंड चेकअप है ये भी ANM से आंगनवाड़ी दोनों के द्वारा किया जाता है। रेफरल सर्विसेज भी ANM से आंगनवाड़ी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो सिर्फ आंगनवाड़ी के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे आंगनवाड़ी में आपने देखे ही होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बैठे होते हैं, उनको प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। आपको मैंने पीछे एक डायग्राम बनाकर भी दिखाई थी प्री स्कूल एजुकेशन की, कि क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं,
ठीक है। ये सारा आंगनवाड़ी में आ गया। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये दोनों आंगनवाड़ी और एएनएम के द्वारा दी जाती है। ठीक है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। अब ये चीज़ को समझने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसमें से क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं आता, आपको कुछ भी घुमा फिरा के दे देंगे। आपको इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको पूरी बेसिक थ्योरी पता है चाइल्ड डेवलपमेंट की तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। क्यों, इसीलिए कह रही हूँ कि आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखें, एंड तक देखें, और आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू एलेक्ट कम्युनिटी सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन इन रनिंग द प्रोग्राम। कि मतलब कि वो इस तरह से कम्युनिटी को मतलब कि सपोर्ट कम्युनिटी की सपोर्ट चाहती है और पार्टिसिपेशन करती है कि जो उनका प्रोग्राम है, आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, वर्कर्स का प्रोग्राम है, वो अच्छे से चल सके। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सर्वे करती है सारे घर घर जाकर, मदर्स और चिल्ड्रन को उनके मतलब एक साल में प्रॉपर सर्वे करती है। ठीक है। नॉन फॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में तो आपको पता ही होगा। फॉर्मल जो हम एक फॉर्मली बात करते हैं, एक नॉन फॉर्मल मतलब जैसे हम स्कूल में जा रहे हैं वो तो फॉर्मल हो गया, लेकिन स्कूल में जो उससे अलावा जो हम फ्रेंडली होकर बच्चों को टीच करते हैं वो नॉन फॉर्मल वे आ गया। वो 3 to 6 ईयर तक मतलब बच्चों को सिखाया जाता है। आपको थीम भी बताए थे कैसे कैसे हम बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देती है 0 to 6 ईयर तक के बच्चों को। आंगनवाड़ी का यही रोल है। टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, काउंसलिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि एक मदर को कैसे ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए उसके ऊपर काउंसलिंग देती है कि ठीक है। उसके बाद और अलावा और क्या है कि आंगनवाड़ी शेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बर्थ दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ विद द पंचायत। मतलब कि जो एक बच्चा होता है, आंगनवाड़ी का काम होता है जैसे बच्चा होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि कितने हुए हैं, कैसे है, कितने मंथ का बच्चा है, जो भी उसकी डाटा है कलेक्ट किया है उसको जो भी उन्होंने दिया, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सभा जिसको देनी है वो सब जगह रिपोर्ट डिपॉजिट करवाती है, सबमिट करवाती है। ठीक है। उनको एजुकेटिंग पैटर्न के बारे में बताती है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IFA, विटामिन ए, कीपिंग स्टॉक मतलब क्या है कि जो जो उनको पास आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का काम है कि उनके पास सारी मेडिसिन का स्टॉक होना चाहिए। जो जो मेडिसिन उनको रिक्वायर्ड होती है, जो जो एक प्रेग्नेंट वुमेन उनके पास विजिट करती है उनको मेडिसिन देनी होती है, वो सब उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके पास स्टॉक कम है तो उनको ज़्यादा क्वान्टिटी 5 डोजेज चाहिए और उनको आप दे रहे हैं 2 डोजेज। नहीं, आपको एडवोकेट मात्रा में पहले से ही आपको क्वांटिटी मंगवा के रखनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। ठीक है। आगे क्या है कि टू असिस्ट ANM इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइफा, आयरन, फॉलिक एसिड। ठीक है। आपको ये मतलब कि ANM के द्वारा आपको पता है आयरन, फॉलिक एसिड दिया जाता है। विटामिन ए का स्टॉक होना चाहिए, दोनों मेडिसिन से होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसे नहीं है कि मेडिसिन में आपको कोई भी कमी कर दें। ठीक है। ICDS के साथ आप पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आप बताते हो कि आपके पास जो बेबीज़ का रिकॉर्ड है, प्रेग्नेंट वुमेन्स का रिकॉर्ड है, वो पूरा शेयर करते हो। ठीक है। वेट आप हर महीने बच्चे का वेट, हाइट जो भी आप चेकअप करते हो प्रॉपर। ठीक है। 6 ईयर तक के बच्चे का आप उसका कार्ड बनाते हो, विजिट करते हो। ठीक है। उनके बारे में सारा चेकअप वगैरह करते हो। ठीक है। ये भी आशा वर्कर्स का काम है। आगे क्या है, इन्होंने PHC, देखो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है। इसमें भी जितने भी आपके इम्यूनाइजेशन के बारे में, हेल्थ चेकअप के बारे में इंक्लूड किए जाते हैं, ये सारा काम आंगनवाड़ी का होता है। ठीक है। आपको सुपरविज़न दी जाती है, मतलब सुपरवाइज करते हो आप बच्चों को, उनके अटेंशन के बारे में, ये सारा चीज़ उनका काम है। तो नेक्स्ट है आशा, मतलब कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, एग्रीगेटेड सोशल एक्टिविटीज़, आशा की फॉर्म है ये। इनका काम क्या होता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है वो सब डिलीवरी करनी है। और ये सब किसके अंदर आता है, ICDS। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ICDS की सर्विसेज के बारे में। किशोरी शक्ति योजना स्कीम को और एंड एजुकेट द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स
एंड कम्युनिटी इन जनरल ऑर्गेनाइजिंग सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जो लड़कियां होती हैं जैसे जैसे किशोर अवस्था में आती हैं, ठीक है, बड़ी होती जा रही है, उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं पता होता, वो अवेयर करते हैं, ठीक है, उनको सब चीज़ों की नॉलेज देती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है, उनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ों की नॉलेज देती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज देते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो किस चीज़ को कैसे टैकल करनी है, डील करनी है, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, आशा वर्कर्स का और क्या काम होता है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, मतलब कि उनको गाइडलाइन NPAG के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस चलाते हैं। ठीक है, कि कैसे वो मतलब उनका जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन करती हैं। ठीक है, ये सारी उनकी स्कीम्स आ जाती हैं। आगे क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर्स कैन फंक्शन एज द डिपॉट होल्डर फॉर RCS किट, contraceptives and disposable delivery kits. However, actual distribution of delivery kits and administration of drugs other than OTC drugs would actually be carried out by ANM and ASHA decided। इन्होंने आपको बताया था कि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह या डिस्पोजेबल डिलीवरी किट है वो उसके बारे में, मतलब आपको जैसे हेल्थ के बारे में बताया था प्रेग्नेंट वुमेन को कि दोबारा आपकी अभी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको इतने टाइम पीरियड बाद प्रेगनेंसी लेनी चाहिए, आपको दोबारा कंसीव तब पहला नहीं कर सकते, ऐसे मतलब उस चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बच्चों के घर जाकर बच्चों का सारा चेकअप वगैरह करती हैं, उनका कार्ड बनाती है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में बताती हैं। ठीक है, ये सारा काम आशा वर्कर्स का ही है। अब लास्ट पॉइंट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा वर्कर्स के क्या है कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स को स्पॉट करती है, जाकर उनको बताती है पोलियो इम्यूनाइजेशन के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट की है टू मेंटेन लाइजन विद अदर इंस्टीट्यूशन महिला मंडल एंड इन्वॉल्व लेडी स्कूल वर्कर्स एंड गर्ल्स ऑफ प्राइमरी मिडल स्कूल इन द विलेज विच हैव रेलिवेंस टू हर फंक्शंस। कि प्रॉपर वो महिला मंडल चलाती है जिसमें क्या है वर्कर्स बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन जो जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो सब चीज़ों को क्या करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। ये तो हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइज़र का रोल देखा था। अब जो वहाँ पे हेल्पर रखे होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ काम होता है। वो हेल्पर्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, उनके लिए उनका सारा वो जो एरिया होता है वो उनको साफ़ करती हैं। ठीक है, बच्चों को साफ़ सुथरा रखती हैं, कुछ ना कुछ मतलब कलेक्ट करके रखते हैं ताकि जो आंगनवाड़ी है मतलब कि वो क्लियर रहे, साफ़ रहे। तो ये सब उनका वर्कर्स का काम होता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं जो जो आपके डाउट्स होंगे, तो टेलीग्राम चैनल में आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। और आपको इस पूरी वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।